नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पूरा स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के उपस्थित हैं, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि जब भूकंप विज्ञान की जानकारी नहीं थी, तब हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए दाब, घनत्व और ताप के द्वारा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का दाब बढ़ता है, वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है। आइए हम आपको एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का छोटा सा चित्र बनाते हैं। ये आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक छोटा सा चित्र है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। अब जैसे जैसे हम सतह से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। अगर कहा जाए कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह का घनत्व कितना होता है, तो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाए, तो पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वह 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। लेकिन अगर क्रोड का घनत्व पूछा जाए, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड का घनत्व पूछा जाए अगर, तो इसका होता है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, क्रोड का घनत्व इतना अधिक क्यों होता है? क्या सिर्फ दबाव के कारण ही इतना होता है? नहीं, बल्कि क्रोड में निकिल और फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जिसका घनत्व ऑलरेडी ज़्यादा होता है, इसलिए क्रोड का घनत्व ज़्यादा होता है। अब घनत्व के बाद नंबर आता है टेम्परेचर का। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे ताप भी बढ़ता जाता है। लगभग 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, बल्कि आगे जाकर के यह 40 मीटर 50 मीटर तक ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। लगभग 100 मीटर तक नीचे जाने पर ताप 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। अगर पृथ्वी के क्रोड के तापमान की बात की जाए, तो पृथ्वी के क्रोड का जो तापमान होता है वह 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इतना अधिक तापमान होने के कारण क्रोड में सब कुछ तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन यह ठोस की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन के माध्यम से इसकी व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या लिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी भूकंप विज्ञान से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भूकंप विज्ञान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने लिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किसके द्वारा किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसे 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो वही है भूपटल और मेंटल और क्रोड। ये जो विभाजन किया गया है, एक किन के द्वारा किया गया है? तो एक ग्रांट के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और नीफे के रूप में विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ऊपरी भाग को क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और फिर आपका कोर है। चूँकि क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। और क्रोड में निकिल और फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। तो कह रहा है कि सियाल, सीमा और नीफे में विभाजन किनके द्वारा किया गया है। तो यह विभाजन किया गया है स्वेस के द्वारा। किनके द्वारा? स्वेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी हमने आपको बताया क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर बढ़ने पर सही क्रम क्या होगा। नीफे, सियाल, सीमा। तो अभी हमने बताया आपको कि पहले सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, अर्थात 2 3 1। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है।
तो किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम तीनों पाया जाता है। तीनों पाया जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 46.80% होती है। सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो 27.7% होती है और एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है वो 8% होती है। तो ऑक्सीजन आपका उत्तर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जब तत्व की बात करेगा तो उत्तर ऑक्सीजन होगा और जब धातु की बात करेगा तो उत्तर सिलिकॉन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑक्सीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी में सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो सिलिकॉन की मात्रा होती है 27.7%। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी में एल्युमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो एल्युमिनियम की मात्रा होती है 8%। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा 46.80% होती है और इसमें ऑप्शन में 48 लिखा गया है, तो 46.80% होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी में किस प्रकार के चट्टानों की प्रधानता होती है? तो बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया है, भूपर्पटी में और मेंटल की विभाजन रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आइए हम आपको विभाजन रेखा समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, लेकिन क्रोड को 2 भागों में कर दिया गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो कह रहा है कि भूपर्पटी और मेंटल की विभाजन रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो पहले हम सब रेखाओं को जान लेते हैं। जो ये आपका क्रस्ट है और ये आपका मेंटल है, इसके बीच जो ये आसातत्य क्षेत्र है जिसे हम डिसकंटिन्यूटी जोन कहते हैं, इसे कहते हैं मोहो, क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन। और मेंटल और बाह्य कोर के बीच की जो विभाजन रेखा है इसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग, क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच जो आसातत्य क्षेत्र है, डिसकंटिन्यूटी जोन है, इसे हम कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जोन। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि भूपर्पटी और मेंटल की विभाजन रेखा, तो इसका मतलब उत्तर होगा मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंटल और बाह्य कोर की विभाजन रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेंटल और बाह्य कोर की विभाजन रेखा को हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर की विभाजन रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के विभाजन रेखा को हम जानते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जोन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं आपको। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और ये ऊपरी भाग क्रस्ट, मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो जो इसकी मोटाई है ये 0 से 30 किलोमीटर है और यहाँ से क्रस्ट से लेकर के मेंटल तक ये 2900 है और मेंटल से लेकर के बाह्य कोर तक यह 5100 किलोमीटर है और बाह्य कोर से आंतरिक क्रोड ये कितना है? 63-71 किलोमीटर। अर्थात अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए तो 63-71 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो सबसे ऊपरी पूछा है तो 30 किलोमीटर। अगर पूछेगा मेंटल की कितनी मोटाई है, तो आप जानते हैं कि 30 से लेकर के 2900 तक, ठीक है, ये आपका मेंटल है और 2900 से लेकर के 5100 के बीच में ये बाह्य क्रोड है और 5100 से लेकर 6371 तक यह आंतरिक क्रोड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो मैंने बताया पृथ्वी की त्रिज्या 63-71 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 70 लिखा गया है, 63-71 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की सतह का घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम घनत्व किसका होता है? सियाल या भूपर्पटी का। कितना होता है? 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का घनत्व। और ध्यान दीजिएगा, ऊपरी सतह से नीचे जाने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दाब क्या होता है? बढ़ता है। ताप क्या होता है? बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है,
पृथ्वी की किस सतह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक घनत्व होता है क्रोड का। कितना होता है? यहाँ लिखा है नीफे या क्रोड, तीसरा ऑप्शन सही है, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18 है भूपर्पटी की सतह का घनत्व लगभग कितना होता है? तो इसमें लगभग दे दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2.5 से 3 ग्राम जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन के हिसाब से सही है क्योंकि मैंने आपको 3 ग्राम बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो मैंने बताया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 20 है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर बढ़ने पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने कहा ताप बढ़ता है। क्या होता है? ताप बढ़ता है। ताप भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 हमने लिया है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर बढ़ने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर बढ़ने पर ताप में वृद्धि दर क्या है? तो लगभग 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। 32 मीटर नीचे जाने पर लगभग ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और मैंने स्टार्टिंग में व्याख्या इसकी बताई है। क्वेश्चन नंबर 23 है किस सतह को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाता है या सीमा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है किस सतह में मैग्नीशियम की प्रधानता होती है? तो सीमा में। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है अर्थात मेंटल या सीमा में। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है मेंटल या आवरण या सीमा में किस प्रकार चट्टानों की प्रधानता होती है? तो ये दोनों प्रकार की अर्थात ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन दिया है निकिल फेरस दोनों, तो दोनों की होती है क्योंकि क्रोड में निकिल और फेरस दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस चुंबकीय तत्व की प्रधानता होती है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चुंबकीय तत्व दिया है तो इसका मतलब कि निकिल की होती है। दोस्तों एक जानकारी आपको थोड़ा सा और कि पृथ्वी का जो भूपर्पटी है इसे क्रस्ट भूपर्पटी और लिथोस्फीयर या सियाल के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा मेंटल है मेंटल को मेंटल प्रवार और पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका क्रोड को क्रोड अंतरतम और वेरीस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि कहीं से कुछ समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।